हेलो बच्चों, आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 जिसकी हेडिंग है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सेल साइकिल क्या होता है, एमफेज क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है और फिर माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, मियोसिस क्या होता है, मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग में जो दो वर्ड दे रखे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इनके बारे में एक बेसिक आइडिया आपको दे देती हूँ ताकि चैप्टर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम लिविंग बोल रहे हैं मतलब वो ऑर्गेनिज्म मिनिमम एक सेल का बना हुआ है। एक से ज्यादा कितनी भी सेल का बना हो सकता है। अगर एक सेल का बना हुआ है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोल देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल का बना हुआ है तो उसको हम बोल देते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मीन्स सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब सबसे पहले आपको एक सेल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि सेल में होता क्या है। कोई भी एक सेल होती है, उस सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है और इसके अलावा उस सेल में कुछ ऑर्गेनेल होते हैं। अगर सेल प्रोकैरियोट है, मतलब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है तो इस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कोई भी कवरिंग नहीं होगी। और अगर सेल यूकैरियोट है तो जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग होगी और इस कवरिंग को बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं बेटा न्यूक्लियस। समझ में आया प्रोकैरियोट क्या होंगे और यूकैरियोट क्या होंगे। ये प्रोकैरियोट हो गए और ये यूकैरियोट हो गए। प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं। जो यूकैरियोट होते हैं उनमें सेल ऑर्गेनेल देखने को मिलते हैं। जैसे कि यूकैरियोट में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, यूकैरियोट जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, यूकैरियोट जो है उसमें गोल्जी बॉडी देखने को मिलेगी, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, एटीएस टाइप का जो है वो राइबोसोम देखने को मिलेगा। जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें ऑर्गेनेल के नाम पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलता है 70S टाइप का राइबोसोम। और राइबोसोम हेल्प करते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन में। तो मैंने ये समझाया कि कोई भी लिविंग, चाहे एक सेल का हो चाहे एक से ज्यादा सेल का हो, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, वो मिनिमम एक सेल का होना चाहिए अगर हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। तो अब सेल क्या करती है, अपने आप को ग्रो करती है। मान लो ये एक सेल है तो ये सेल जो है वो धीरे धीरे क्या करेगी, अपने आप को ग्रो करेगी, मतलब इसके अंदर जो भी मटेरियल है उसको इंक्रीज करेगी। तो नॉर्मली हर सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है और ये जेनेटिक मटेरियल कितने साइटोप्लाज्म को जो है वो गवर्न कर सकता है, ये एक होता है। जैसे ही सेल अपने आप ग्रो करने लगती है वैसे ही इस जेनेटिक मटेरियल का और इस साइटोप्लाज्म का जो रेशो है वो गड़बड़ाता है। और जैसे ही ये रेशो गड़बड़ाएगा वैसे ही सेल जो है वो अपने आप को दो में डिवाइड कर देगी। तो सेल ने जो ये अपने आप को ग्रो किया ना, इसको तो हम बोलते हैं, इसमें सारे जो इवेंट होंगे कि कैसे कैसे सेल ने अपने ऑर्गेनेल्स को, अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल किया और जब सेल अपने आप को दो में डिवाइड कर देती है उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। तो ये मैंने आपको बताया कि सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन क्या है। हर सेल में जेनेटिक मटेरियल का और उस सेल में जितने भी ऑर्गेनेल है, जितना भी साइटोप्लाज्म है, उसका एक रेशो होता है। जैसे ही ये रेशियो जो है वो डिस्टर्ब होता है, मतलब सेल ने अपने आप को ग्रो कर लिया, अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो इतने बड़े साइटोप्लाज्म को, सेल ऑर्गेनेल्स को गवर्न नहीं कर सकता, तो सेल अपने आप को दोबारा से रेगुलेट करने के लिए अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगी, दो सेल में कन्वर्ट कर लेती है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब सेल साइकिल चलता है, सेल अपने आप को ग्रो करती है, तो उसमें कैसे कैसे किस सीक्वेंस, ऐसा नहीं है कि मन में आए जब सेल ने किसी को ग्रो कर लिया, जितना जेनेटिक मटेरियल बढ़ा लिया, ऐसा नहीं होता है। एक सेल ने जब अपने आप को टू डॉटर सेल में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे जो प्रोसीजर था, यहाँ पे जो सीक्वेंस था, यहाँ पे जितने ऑर्गेनेल्स थे, उसी अमाउंट में रोटर में भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसको जेनेटिक मटेरियल ज्यादा दे दिया, इसको जेनेटिक मटेरियल कम दे दिया, इससे तो जो नेक्स्ट प्रोजेनी है वो बिगड़ जाएंगी। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं वो सीक्वेंस में चलते हैं और ये जो सीक्वेंस होता है उसी को हम सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। अब एनसीईआरटी की हम एक एक लाइन को समझ लेते हैं। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट दियर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। क्या तुम्हें पता है कि चाहे कितना ही बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, वो सबकी लाइफ जो है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। मैं आपको ह्यूमन का एग्जांपल देकर के बताती हूँ। ह्यूमन जो है उसमें जब सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है तो मेल से स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी में जाएगा, फीमेल की बॉडी में सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा
सेकेंडरी oocyte जो है उसमें मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा और ये दो में कन्वर्ट हो जाएगा, और दो में जैसे ही कन्वर्ट होगा एक पोलर बॉडी बनेगी। पोलर बॉडी जो है वो बाद में डीजनरेट हो जाती है और एक बन जाएगा सेल जिसको हम बोलेंगे एग। दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एक सेल बनेगी जिसको हम बोलेंगे बेटा जाइगोट। ये जो जाइगोट है और इसी सेल में फिर डिवीजन होता जाएगा और फिर एक जो चाइल्ड है वो मदर की वूम में डेवलप हो जाता है, और फिर ये चाइल्ड जब बर्थ के बाद में है इसी से एक ह्यूमन जो है वो बन जाता है। तो आप सोचिए कि एक सेल में कैसे क्या डिवीजन हुए होंगे जिसके थ्रू जो है वो एक पूरा चाइल्ड बन गया, एक बच्चा बन गया। तो आप समझिए कि इस लाइन का मतलब ये है कि चाहे कितना ही बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, उन सब की शुरुआत जो है वो एक सेल से ही होती है। यू मे वंडर how a single cell then goes on to form such large organism। आप सबको यह आश्चर्य हो सकता है कि एक सेल जो है वो कैसे इतने बड़े ऑर्गेनिज्म को बना देती। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो सेल के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं कि कोई भी लिविंग चाहे वो एक सेल का बना हो वो अपने आप को ग्रो करेगा, और जब ग्रो करेगा तो दो में डिवाइड करेगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, भाई एक से दो बन गई तो ये एक तरीके से रिप्रोडक्शन ही तो हो गया। तो यहाँ पे ग्रो किया और रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिल गई। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो एक सेल के बने, उनमें तो ग्रोथ हुई और ग्रोथ के साथ ही रिप्रोडक्शन हो गया। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे में जब हमारी हाइट इंक्रीज होती है तो वो ग्रोथ हो रही है एक तरीके से, लेकिन रिप्रोडक्शन वाला प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेपरेट है। वो एक साथ नहीं है कि ग्रोथ हो रही है उसी के साथ में रिप्रोडक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। All cells reproduce by dividing into two, with each parental cell give rise to two daughter cells each time they divide। इसमें बोला गया है कि सभी की सभी सेल जो हैं वो अपने आप को दो में कन्वर्ट करती हैं और इसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस करती हैं, और जो पेरेंटल सेल हैं वो जो दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं जब वो डिवाइड होती हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो सेल डिवाइड हो रही है उसको हम मदर सेल बोल देते हैं, और जो डिवाइड होकर के जो दो सेल बन रही है उसको हम डॉटर सेल बोल देते हैं। डॉटर वर्ड और मदर वर्ड ही क्यों यूज करते हैं? देखो मदर मतलब जिसने जिसको बर्थ दिया तो मदर हो गई, और ये डॉटर जो है यही आगे चल करके दोबारा से मदर बनेंगी, तो इसलिए इनको डॉटर जो है वो बोला जाता है। ठीक है। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny। बोला गया है कि ये जो न्यू डॉटर सेल्स हैं जो बनी हैं वो ग्रो कर सकती हैं, डिवाइड कर सकती हैं, और फिर न्यू सेल को जो है वो जन्म दे सकती है। और ये सारा प्रोसीजर किसकी वजह से होता है कि जब सेल अपने आप को ग्रो करती है तब वो अपने आप को डिवाइड करती है और नेक्स्ट प्रोजेनी जो है वो इससे जनरेट होती है। इन अदर वर्ड्स सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ ए सिंगल सेल टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। और जब एक सेल इस तरीके से अपने आप को ग्रो करती रहे और फिर दो में डिवाइड करती रहे, फिर ये दोनों सेल अपने आप को ग्रो करती रहे, फिर ये जो है दो में डिवाइड हो जाए, ये दो में, इस तरीके से एक सेल से आप सोचो कि कितनी मिलियंस ऑफ सेल्स जो है उनका ग्रुप देखने को मिल सकता है। हो सकता है भाई एक सेल ने ग्रो किया, अपने आप को डिवाइड किया, फिर जो नई सेल जो न्यू डॉटर सेल्स बनी उन्होंने भी अपने आप को ग्रो किया और डिवाइड किया। तो ये प्रोसीजर तो चल सकता है और इससे बहुत सारी सेल्स बन सकती हैं। अब चैप्टर की जो हेडिंग में जो वर्ड दे रखा था सेल साइकिल, उसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। सेल साइकिल, सेल डिवीजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल, जब एक सेल का डिवीजन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। एक सेल जब डिवाइड करती है तो क्या इंसिडेंट उसमें होते हैं कि सेल जो है वो अपने जेनेटिक में, भाई सेल को क्या करना है, आप सेल को एक पेरेंट की तरह मानो, और एक पेरेंट जो है वो दो में डिवाइड हो रहा है, तो दो में डिवाइड होने के लिए पेरेंट जो है वो हमेशा अपने बच्चे को इक्वल मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी उसके पास है उसको पहले वो डबल करेगा, और डबल करके दोनों जो बच्चे उसके बने उनको वो इक्वल अमाउंट में चीजें देगा। तो क्या होता है कि जब सेल डिवाइड करती है उससे पहले सेल अपने आप को ग्रो करती है,
और ग्रो करने के टाइम में सेल जब अपनी ग्रोथ करती है उस टाइम डीएनए का रेप्लिकेशन, जो जेनेटिक मटेरियल जो कंट्रोलर होता है सेल का, उसको भी डबल करती है, क्योंकि जितना प्रेजेंट है वो तो एक में चला जाए, तो पहले इसको रेप्लिकेट करती है, इसको डबल करती है, और डबल करके आधा इसमें चला जाएगा, आधा इसमें चला जाएगा। Hence, have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes. अच्छा, ये जब सेल जब अपने आप को ग्रो कर रही है ना और अपने आप को डिवाइड कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि सेल ने अपने आप को मन में आए जो जिसको जो है वो इंक्रीज कर लिया, मन में आए जिसको डिक्रीज कर लिया, ऐसा नहीं होता है। ये जो भी प्रोसीजर होता है सेल डिवीजन का, सेल साइकिल का, ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, ताकि जो प्रोजिनी सेल्स हैं, जो न्यू डॉटर सेल्स हैं, उनको जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, वो प्रॉपर प्रोसीजर में मिले। ऐसा नहीं है कि मन में आए जितना जेनेटिक मटेरियल दे दिया, कि मान लो इसके पास में जो है वो 1C जेनेटिक मटेरियल था, तो इसको बोला कि तुम तो 1/4 ले लो और तुम जो है वो 3/4 ले लो। ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा, इक्वल इक्वल जो है वो बटेगा। जितना जेनेटिक मटेरियल मदर के पास था उसने अपने आप को ग्रो किया, डबल किया जेनेटिक मटेरियल को, और फिर दोनों जो उसकी डॉटर सेल्स हैं उनको इक्वल जेनेटिक मटेरियल दे दिया। The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesis the other constituents of the cell, and eventually divide into two daughter cells is termed cell cycle. अब जब सेल को अपने आप को डिवाइड करना है, तो उससे पहले सेल अपने सारे ऑर्गेनेल्स को, जेनेटिक मटेरियल को, सबको जो है वो डबल करने का प्रोसीजर करेगी। जीनोम को डुप्लीकेट, जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल, उसको डुप्लीकेट करेगी। अदर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो ऑर्गेनेल्स हैं, उनको भी क्या करेगी, सिंथेसिस करेगी और बनाएगी, और फिर जो है वो अपने आप को टू डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेगी। ये सारा प्रोसीजर जो है वो क्या होता है, सेल साइकिल। ऑल्दो cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process. हालांकि सेल ग्रोथ जो है वो रेगुलर प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि सेल जो है उसने अपने आप को एक बार ग्रो कर लिया और 2 में डिवाइड कर लिया तो उसके बाद सेल रुक जाएगी, नहीं। तो अब ये नहीं है कि जो डॉटर सेल जो बनी है वो चुपचाप बैठ जाए, नहीं नहीं, ये भी अपने आप को ग्रो करेंगी। रेगुलर प्रोसीजर चलता रहता है ये, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। और ये जो सेल साइकिल होता है, जब सेल अपने आप को ग्रो कर रही है, डिवाइड करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, और फिर जब डिवाइड कर रही है, इन सारे इवेंट्स को मिलाकर के सेल साइकिल बोल देते हैं, ठीक है। मतलब अपने आप को ग्रो करना और फिर डिवाइड हो जाना, 1 से 2 डॉटर सेल बन जाना, ये पूरा इवेंट सेल साइकिल है। तो जब इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए डबल होता है, वो ऐसा नहीं है मन में आए जिस स्टेज में हो जाए। अभी हम समझेंगे कि सेल साइकिल G1, S, G2, फिर M फेज देखने को मिलता है। तो जो S फेज होता है ना, सिंथेसिस फेज, सिर्फ उसी में जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है, डबल होता है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. और ये अपनी डॉटर सेल में जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करने का जो प्रोसीजर है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इवेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं सेल डिवीजन के टाइम। दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। और ये जो इवेंट्स होंगे ना जेनेटिक मटेरियल के डिवाइड होने के, ये सब जेनेटिक कंट्रोल के अंडर है।